हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने आया हूं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। बेसिकली पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है और उसके कितने कितने पार्ट्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या कहते हैं रीजंस क्या क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये एक चैप्टर है जो बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर के अंदर आता है। स्कूल ऑफ अपर लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की बुक से मैंने इसके नोट्स कुछ तैयार किए हैं और कुछ नोट्स मैंने रेगुलर कॉलेज की बुक्स जो होती हैं उनसे तैयार किए हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इन नोट्स में आपका चैप्टर का सिलेबस कवर नहीं होगा। इसमें पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हिसाब से मैंने इसमें चैप्टर कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट के बारे में। सो बेसिकली पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे रिव्यू का। रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब चेक करना। किसी भी काम को, कोई भी वर्क किया गया है तो उसको जब दोबारा चेक किया जाता है उसे कहते हैं रिव्यू। और यहाँ पे बात कर रहे हैं पीर रिव्यू। पीर का मतलब होता है कंपेनियन, साथी, दोस्त, मित्र। सो अगर किसी काम को उसका साथी, दोस्त, मित्र चेक करता है तो उसे कहते हैं पीर रिव्यू। और यहाँ पे कह रहा है पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। सो पीर रिव्यू में जब ऑडिट ऐड हो जाता है तो उसे कहते हैं पीर रिव्यू ऑडिट। मतलब अकाउंटेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं सो उसको ऑडिटर जब चेक करता है तो उसके बाद दोबारा से ऑडिटर के फ्रेंड जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, ऑडिटर के एम्प्लॉयज़ उसको चेक करते हैं, उसे कहते हैं पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं। मतलब जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोफेशनल ऑडिटर चेक करता है, उसके बाद उसी के चेक किए हुए स्टेटमेंट्स को दोबारा कोई प्रोफेशनल ऑडिटर चेक करता है, उसे कहते हैं पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट। समझ रहे हैं। ये बेसिकली पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का मतलब है। कह रहा है रिव्यू ऑफ वर्क बाय प्रोफेशनल बाय अनदर प्रोफेशनल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है। इसका मेन पर्पस होता है क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टर्स भरोसा कर सकें। इन्वेस्टर्स का मतलब वो जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं, बैंक लगा रहा है, शेयर होल्डर लगा रहे हैं, वो भरोसा कर सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद हैं, सही हैं। ठीक है। अब कह रहा है कैन बी डिफाइंड एज रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट बाय देयर फेलो अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट एबिलिटी इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज। मतलब ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना बेहतर से बेहतर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीर रिव्यू। पीर रिव्यू के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का, वो है टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल रूल्स को फॉलो करना। जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल, टेक्निकल या एथिकल हैं, उन सभी को फॉलो करना ये पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। सभी के सभी रूल्स का फॉलो करना। नेक्स्ट है क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना। मतलब कई बार अकाउंटेंट्स या ऑडिटर किसी गलती को ढूंढ नहीं पाते का मतलब कि कोई गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर एक बार हो गई उसके बाद उसको दोबारा रिपीट करते हैं, तीसरी बार रिपीट करते हैं। सो उन मिस्टेक्स को ढूंढना। पहली बात तो क्या करना है, उन मिस्टेक्स को ढूंढना है। और अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे, अगर वो मिस्टेक्स ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया हैं, भरोसेमंद है। और अगर वो मिस्टेक्स हैं तो उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव होता है किसका, पीर रिव्यू का। ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करना। प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन मतलब सही तरीके को इस्तेमाल फॉलो करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी कमियाँ। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, गलतियों को ढूंढना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है कि बढ़िया क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑडिटिंग करना, और साथ के साथ जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रीचेक करना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं गलती निकालूं, और अगर गलती ना हो तो मैं अपनी तरफ से कोई फेक मिस्टेक बना दूंगा, मैं कोई फेक एरर या फ्रॉड कर दूंगा, दिखा दूंगा कि आपने ये कर रखा है और मैंने इसको ढूंढ लिया। आपको ये नहीं करना। ऑडिटर का काम ये है कि कोई एरर है तो उसको ढूंढो, और अगर नहीं है तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद है। नेक्स्ट है नॉट टू चेंज द स्कोप एंड अथॉरिटी। मतलब जो भी रूल्स पहले से ही आईसीएआई ने बना रखी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने जो भी रूल्स बना रखे हैं उन सभी रूल्स को फॉलो करना, ये पीर रिव्यू ऑफ ऑडिटर का काम है। पीर रिव्यू ऑफ ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो उन रूल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे, उनका पैरामीटर्स बदल दे। उन रूल्स को एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि आईसीआई ने बना रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड केसेस ऑफ एंगेजमेंट। मतलब कह रहा है कि सारे के सारे केसेस को उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि कोई केसेस, मान लो कोई केसेस छोड़ रखे हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस को फॉलो करूँगा कि जो किसी से सॉल्व नहीं हुए। ना ना ना,
पीर रिव्यू ऑडिटर का काम ये है कि किसी भी टाइप का केस उसको मिले तो उसको ऑडिट करे। ये नहीं कि कोई केस किसी से सॉल्व हो ही नहीं रहा, मान लो किसी कंपनी की ऑडिटिंग करनी है ना, और वो कंपनी की ऑडिटिंग कोई करना ना चाह रहे हो, किसी में उससे कोई गलती निकल ही ना हो, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा ना, किसी का भी मिले मुझे उसका करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यूअर। रिव्यूअर के क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं। सो पहला है रिव्यूअर के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं। सो AICPA द्वारा वो AICPA का मेंबर होना चाहिए और उसको लाइसेंस होना चाहिए किस चीज़ का, टू प्रैक्टिस एज CPA। वो CPA के तौर पे प्रैक्टिस कर सके, इस चीज़ का उसको लाइसेंस होना चाहिए और वो उसका मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है बी करेंटली एक्टिव इन पब्लिक प्रैक्टिस एट सुपरवाइजरी लेवल इन अकाउंटिंग। मतलब वो सुपरवाइजरी लेवल मतलब वो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ अकाउंटिंग पे उसको सारे के सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। बी करेंटली एक्टिव इन प्रैक्टिस पब्लिक प्रैक्टिस एट सुपरवाइजरी लेवल इन अकाउंटिंग, ठीक है। उसको पब्लिक प्रैक्टिस पे करना है। सबसे पहले छोटे लेवल पे उसको ऑडिटिंग करनी है। जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनका भी तो एक अकाउंट फाइनेंशियल डाटा तैयार होता है पूरे महीने का, पूरे साल का। तो पहले उसको रीचेक करना है, उसको उसकी ऑडिटिंग करनी है। उसके बाद पब्लिक लेवल पे, छोटे लेवल पे उसको चेक करना है, फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टेप्स पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस। उसको कम से कम उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस टाइम पे उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, और 5 साल के दौरान उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिले, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब उसको किसी दूसरे ऑडिटर के अंदर रह के काम करना है, किसी दूसरे ऑडिटर के अंडर रह के उसको ये काम करना होगा। ये कहला रहा है क्वालिफिकेशंस ऑफ रिव्यूअर। नेक्स्ट है पोसेसिस करंट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब उसके अंदर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की सारी करंट नॉलेज होनी चाहिए। उस ऑडिटर को सारी की सारी करंट नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की। जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ना, उन सभी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की उसको करंट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्टेन एटलीस्ट 40% ऑफ AICPA रिक्वायर्ड इन CPE इन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कह रहा है कि उसके CPA का जो एग्ज़ाम होता है, CPA बनने के लिए भी तो CPA एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है, वैसे ही उसके कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए 3 सब्जेक्ट में। कौन कौन सा, पहला अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग, और एक और है मैनेजमेंट, एक कॉस्ट अकाउंट, समझ रहे हो, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग और एक अकाउंटिंग। इन 3 सब्जेक्ट में उसके कम से कम उसके 40% तो आने चाहिए CPA के अंदर, तभी वो पास आउट कहलाएगा और उसके साथ साथ उसके पास रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन आएंगी। समझ रहे हो आप, ये है रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पीर रिव्यूअर। मतलब कि एविडेंस को कलेक्ट करने का क्या क्या तरीका है पीर रिव्यूअर का। मैं फिर बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछ लेगा इस टॉपिक को और आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पीर रिव्यूअर, इंस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा इंक्वायरीज। इंस्पेक्शन का मतलब डॉक्यूमेंटेशन और अदर रिकॉर्ड्स जो हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के, उसको चेक करना, उसको इंस्पेक्ट करना कहलाता है पीर रिव्यूअर का एविडेंस। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ही ऑब्जर्व द प्रोसेसेस फॉलोड इन द प्रोडक्शन यूनिट। मतलब उसको ऑब्जर्व करना है प्रोसेसेस को जितने भी प्रोडक्शन यूनिट में क्या कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट में फॉलो किए गए हैं, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर उन सभी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज का मतलब उसको स्टाफ से पूछताछ करनी है अगर उसको कोई डाउट लगता है, ऑडिटिंग करते वक्त उसको कोई डाउट लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसे एम्प्लॉय से, उसे स्टाफ से पूछताछ करनी है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे रीजंस टू कंडक्ट अ पीर रिव्यू फॉर इट। पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट को कराने के क्या क्या रीजंस हैं। वो पहला जो रीज़न है वो बता रहा है इट इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट और अकाउंटिंग फर्म बिकॉज दे विल नो देयर एरर विल बी डिटेक्ट बाय द अदर ऑडिटर। मतलब ये क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट और अदर अकाउंटिंग फर्म बिकॉज दे विल नो एरर। इसका मतलब होता है, सबसे पहले इसका मतलब है कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उसके अंदर उन सभी अकाउंटेंट्स को एक डर रहेगा कि अगर वो कोई गलती कर देते हैं अपने काम के अंदर, सो वो उस एरर को ईजिली डिटेक्ट कर लेगा। कौन डिटेक्ट कर लेगा,
ऑडिटर डिटेक्ट कर लेगा, ऑडिटर पीर रिव्यू करने वाला, और वो इजीली उस काम को उस एरर को डिटेक्ट कर लेगा। ये एक रीज़न है किसका, पीर रिव्यू ऑडिट का। समझ में आ रहा है आपको? इट इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट और पब्लिक अकाउंटिंग फर्म बिकॉज दे विल नो देयर एरर विल बी इजीली डिटेक्ट बाय द ऑडिटर। द रिव्यू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज देयर सर्विस एंड टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब ये रिव्यू हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपने सर्विसेज को बेहतर बना सकें, ऑप्टिमाइज़ कर सकें, मतलब बेहतर बना सकें, कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं, उनका खर्चा कम से कम लगे और उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये ऑडिटिंग की मदद से होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग, अगर कोई गलती बार बार हो रही है उसको ढूंढ लेता है। और ये पीर रिव्यू का मतलब ऑडिटर ने जो काम चेक किया है उसको दोबारा से चेक करना, ये पीर रिव्यूअर कहलाता है। टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब किस किस एरिया में अगर वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये ढूंढना पीर रिव्यू ऑफ ऑडिटर का काम होता है। नेक्स्ट है इट इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज लाइक इन्वेस्टर कुड यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच विल इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब इसमें कह रहा है उन सर्विसेज को यूटिलाइज करना, लाइक इन्वेस्टर्स कुड यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच विल इंक्रीज एफिशिएंसी। सर्विसेज को इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे ताकि उनका फ़ायदा होगा। ये कहता रहा है इट इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज लाइक इन्वेस्टर कुड यूज, मतलब इन्वेस्टर भरोसा कर पाएगा। फिर बता दूं, इन्वेस्टर जो होगा, पैसा लगाने वाला कंपनी के अंदर, वो भरोसा कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं, क्योंकि इसको कई बार रीचेक कर चुके हैं। कौन? ऑडिटर कर चुका है, ऑडिटर का कंपेनियन कर चुका है, फाइनेंस प्रोफेशनल ऑडिटर चेक कर चुका है, और अकाउंटेंट ने तो चेक किया ही था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पीर रिव्यू बोर्ड के बारे में। पीर रिव्यू बोर्ड मतलब पीर रिव्यू बोर्ड जब बनाया जाता है तो उसके कितने कितने उसके अंदर मेंबर होते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये पीर रिव्यू बोर्ड के बारे में बता रहा है। सबसे पहले पीर रिव्यू का कंपोजिशन बात कर रहे हैं। पीर रिव्यू के कंपोजिशन में मिनिमम 6 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 12 मेंबर होते हैं, जिसमें से 50% जो हैं मेंबर ऑफ काउंसिल सेलेक्ट करते हैं। मतलब 50% उसमें से मेंबर ऑफ काउंसिल सेलेक्ट करता है, और मेंबर ऑफ काउंसिल मतलब ICAI के जो काउंसिल होते हैं ना, काउंसिल के मेंबर, वो सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो इलेक्टेड करे जाते हैं काउंसिल मेंबर्स के द्वारा। मतलब काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो सेलेक्ट करते हैं, वो मतलब चुनाव करते हैं किसका, चेयरमैन कौन बनेगा और वाइस चेयरमैन कौन बनेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम 12 मेंबर अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ वूम 50 शैल बी मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ मेंबर। टेन्योर ऑफ मेंबर मतलब कोई एम्प्लॉय कितने देर तक काम करेगा। कोई भी मेंबर बना है, 6 मेंबर मिनिमम होते हैं, 12 मेंबर मैक्सिमम होते हैं। सो वो मेंबर कितने टाइम तक के लिए पीर रिव्यू बोर्ड के अंदर रहेंगे, ये टेन्योर कितने टाइम तक का होगा। सो मिनिमम तो 3 साल का होता ही है टेन्योर। 2/3 मेंबर्स का क्या होता है, 3 साल का टेन्योर होता है, और रिमेनिंग वाला जो होता है उनका थोड़ा लंबा हो सकता है, उनके अकॉर्डिंग, उनका टेन्योर जो है उनके टर्म के अकॉर्डिंग। दूसरा है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हर साल बदले जाते हैं। हर साल किसी नए पर्सन को, जो भी काउंसिल का मेंबर है उसको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब कोई भी वैकेंसी खाली हो गई है, कोई एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया है, कोई मेंबर ने, मान लो उसने रिटायरमेंट ले ली हो, या फिर किसी मेंबर का कोई एक्सीडेंट हो गया हो और वो भी छोड़ रहा हो पोजीशन। सो उस वैकेंसी को कैसे फुलफ़िल करेंगे, उस वैकेंसी पे काउंसिल ही अपना मेंबर भेजेगा, काउंसिल एक नया मेंबर भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अगर कोई मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी का ऑलरेडी एक मेंबर है, अगर कोई ICAI काउंसिल का मेंबर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी मेंबर हो, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब वो किसी एक काउंसिल का ही मेंबर रह सकता है, या तो वो पीर रिव्यू बोर्ड का रहे, है ना, या तो वो इसका रहे, किसका, डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ ICAI का। ठीक है, नेक्स्ट है मीटिंग रिक्वायरमेंट। मीटिंग रिक्वायरमेंट मतलब पीर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग किस किस जगह पे होती है। पीर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जो होती है काफ़ी सारी जगह पे होती है। पहली मीटिंग है कहाँ कहाँ पे, उनके टाइम, उनका प्लेस, उनकी जगह, उनका टाइम, उनका जगह किस जगह पे होगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रेगुलेशंस, रूल्स जो बना रखे हैं ना, उसमें बता रखा है कि किस तरह की जगह में ये पीर रिव्यू की मीटिंग होगी, किस प्लेस में पीर रिव्यू की मीटिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे
पीर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। सो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिस सेकंड लेक्चर में इस पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम पीर रिव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं आपके डाउट में ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चैनल देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।